हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। ठीक है, तो आज हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 1। एंड जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले भी हमने एक चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, वो भी हमने कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट सबके लिए तैयार रखा है। साथ ही में अलग अलग स्टैंडर्ड्स के भी वीडियोस जल्द से जल्द आपको देखने मिलेंगे और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना, हिस्ट्री हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है हर स्टैंडर्ड का, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा साइंस एंड मैथ्स के भी जितने भी चैप्टर्स होते हैं उसके ऑलरेडी हर लेक्चर वाइज हमने वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं, तो वो भी आप जरूर से चेक कर लेना। और अगर आपने हमारा सेकंड चैनल JR टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए JR टॉक्स चैनल को। और उसमें हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट्स अपलोड कर रहे हैं आपके इंस्पिरेशन के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके करियर के लिए। और कौन कौन से डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज होती है जो आपको रियल लाइफ में यूज होगा, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस भी हम डे टू डे डाल रहे हैं। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए। पसंद आएगा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि वहां पे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से हमें फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का बेसिक मीनिंग क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, यानी ये एक ऐसा दौर था, एक ऐसा टाइम था जिसमें हमारे जो शिवाजी महाराज जब आए थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जब आए थे, उनके पहले हमारे इंडिया में कौन कौन से राजा होते थे, कौन से शासक होते थे, यानी कि हर एक का एक डायनेस्टी हुआ करता था। आपको पता होगा कि जितने भी हमारे इंडिया का अगर हम हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। चोला डायनेस्टी थे, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे और अलग अलग इनका जो राज था वो करते थे। तो ये किस प्रकार था, ये सभी चीज के जो डिटेल्स है वो हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करें हम लोग कि जो शिवाजी महाराज थे उनके रूलिंग पावर्स जब आने के बाद, यानी कि जब वो रूलिंग में आए, यानी कि जब वो पावर में आए, सत्ता में आए, तो उसके पहले बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो इंडिया के अलग अलग राज्य में, यानी स्टेट्स हुआ करते थे। आज के दिन में जो स्टेट्स है जरूरी नहीं है कि वो टाइम पे भी वैसे थे। आज आपको बिहार देखने मिलता है, यूपी देखने मिलता है, आज आपको महाराष्ट्र देखने मिलता है, लेकिन वो जमाने में ऐसा कुछ स्टेट्स के अलग अलग नाम नहीं थे, वो बहुत ही अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड होते थे। ठीक है ना, तो हम लोग उस बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 8th सेंचुरी में, तो पाल नाम का एक नॉर्मली क्या था, एक डायनेस्टी था। ठीक है ना, पाल। ठीक है, तो नॉर्मली पाल जो था 8th सेंचुरी में, जो कि एक फेमस डायनेस्टी था। किसमें फेमस था दोस्तों? बंगाल के अंदर, यानी आपको पता है वेस्ट बंगाल आज जिसको हम लोग बोलते हैं, वेस्ट बंगाल जिसके अंदर कोलकाता शहर आता है, वैसे ही यहां पे बंगाल जब हुआ करता था उसमें सबसे फेमस जो डायनेस्टी था, जो राज था, वो पाल नाम का था। और इसमें अगर बात करूं, ये बहुत ही फेमस था। और साथ ही में जो सेंट्रल इंडिया था, ये तो हमने बंगाल की बात कर ली, लेकिन जो बीच का इंडिया था, सेंट्रल इंडिया था, तो सेंट्रल इंडिया में जो गुर्जर प्रतिहार जो थे, गुर्जर प्रतिहार, ये जो थे पावर में थे। और ये पूरा उनका जो राज्य था वो लगभग कहां तक फैला था? आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। आज उसको आंध्र प्रदेश बोलते हैं, वो टाइम पे उसको आंध्र कहा जाता था, आंध्र। ठीक है, तो आंध्र, कलिंगा, विदर्भ, वेस्ट काठियावाड़ की बात करें, कन्नौज और गुजरात, तो ये जगह फैले हुए थे। कौन फैले हुए थे दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है ना, ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार जो थे वो पूरे हमारे सेंट्रल इंडिया में कब्जा जमाए बैठे थे। मतलब गुजरात से लेके, कलिंगा से लेके, विदर्भ से लेके, आंध्र से लेके, तो जो भी हमारा इंडिया का सेंट्रल पार्ट था वहां पे उनका राज चलता था। किसका दोस्तों? यहां पे गुर्जर प्रतिहार का। और बंगाल में किसका चलता था? पाल का चलता था, पाल डायनेस्टी हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही बहुत सारे डायनेस्टीज हुआ करते थे, तो उसमें से भी एक डायनेस्टी थे राजपूत डायनेस्टी। आपको पता है राजपूत, ठीक है ना, कहां से बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली राजस्थान साइड से बिलोंग करते थे। लेकिन यहां पे जो माजरा है वो क्या है कि जो राजपूत डायनेस्टी हुआ करते थे वो नॉर्थ इंडिया में मेनली उनका दबदबा था, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर वो राज करते थे। और इसमें अगर बात करें, जो गढ़वाल जो होते थे, गढ़वाल आपने नाम सुना होगा, ये चीज जो जैसे कि कुछ हम लोग इंसानों को गढ़वाली बोलते हैं, ठीक है, तो जो वो रीजन से बिलोंग करते, तो वैसे ही गढ़वाल हुआ करते थे। तो गढ़वाल हो गया। और परमार जो था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थे नॉर्थ साइड के। ठीक है, कौन कौन से? गढ़वाल एंड परिहार। ठीक है ना, परिहार, ये दो टाइप के जो डायनेस्टी थे, ये हमारे नॉर्थ साइड बहुत ज्यादा। देखो, ये बंगाल में आ गया आपका, तो ये आपका आ गया सेंट्रल एशिया में, सॉरी सेंट्रल इंडिया में। ठीक है ना, सेंट्रल इंडिया में आ गया।
ठीक है, और ये जो था आपका ये किस में आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में आ रहा है। तो आपको इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करना है, नोट्स भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा कि कौन से डायनेस्टी किस प्रकार में होते थे। तो बंगाल में पाल डायनेस्टी था, फिर सेंट्रल इंडिया में गुर्जर प्रतिहार था, जिसमें सब स्टेट्स इंक्लूड हो रहे थे, इंक्लूडिंग गुजरात, कलिंग, विदर्भ, ये सब इंक्लूड हो रहे थे, ठीक है। और साथ में जो नॉर्थ साइड था उसमें गढ़वाल और परिहार के डायनेस्टी हुआ करते थे, और ये डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हुआ करते थे। और राजपूत के अलावा अगर देखा जाए तो राजपूत में सबसे फेमस नाम अगर हम लोग सोचते हैं तो हमें एक ही इंसान का नाम आता है, जो कि है हमारे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो बिलोंग करते थे चौहान डायनेस्टी से, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान, आपको इनका नाम तो सुना होगा, इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है, मूवीज भी बनी है, सीरियल्स एंड बहुत सारी चीज बनती है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। किससे? चौहान डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, एंड बहुत ही पावरफुल इंसान थे, बहुत ही पावरफुल लीडर थे, यू कैन से, आप बोल सकते हो। और ये जो थे बहुत ही ज्यादा बोलते हैं निर्भय, ब्रेव हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही लड़ने में आगे एंड किसी से घबराते नहीं, एकदम राजा की तरह ब्रेव किंग थे। और पहली बार जब इनकी लड़ाई हुई थी कहां पे? ताराई में हुई थी। ताराई एक जगह का नाम है, ताराई, मैं आपको ये चीज बता देता हूं। तो ताराई में एक जगह लड़ाई हुई थी उनकी, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी जो थे, ठीक है ना, मुगल्स के, तो मोहम्मद घुरी को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। लेकिन बाद में जब एक और बार लड़ाई की गई फिर से, तो वापस से जब तराई में लड़ाई गई थी सेकेंड टाइम में पृथ्वीराज चौहान को हार मानना पड़ा था, यानी कि उनको डिफीट कर दिया गया था मोहम्मद घुरी द्वारा। यानी कि आपको याद कैसे रखना है कि मोहम्मद घुरी जब पहली बार तराई में लड़ाई किए थे तो मोहम्मद घुरी हार गए थे। कौन हराया था उनको? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घुरी को हरा दिया था। लेकिन जब दूसरी बार तराई में लड़ाई हुई, ठीक है, तो वो टाइम पे मोहम्मद घुरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग अभी ओवरव्यू बता रहे हैं, ये सब चीज जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन बोल सकते हो या फिर ओवरव्यू बोल सकते हो, ये सब चीज बता रहे हैं। फिर पॉइंट टू पॉइंट जो पैराग्राफ वाइज या फिर आप बोल सकते हो आपके टॉपिक्स वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे आपको लेक्चर बाय लेक्चर मिलेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है 3 से 4 लेक्चर लग जाए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आपको एक ही साथ मैं बता दूं, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोरिंग नहीं करना है हम लोग को, क्या नहीं करना है? बोरिंग बिल्कुल नहीं करना है। हिस्ट्री देखो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर मैं सब चीज रीड करके बताते गया तो आपको भी बोरिंग लगेगा। तो मैं आपको कोशिश करता हूं कि एक थोड़ा सा स्टोरी बेस, थोड़ा सा नोट्स फॉर्म में, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। भले थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, चलेगा, हमारे पास तो बहुत टाइम है ना। अभी तो हम लोग का जून का मंथ चल रहा है, लेकिन यार अभी ये पूरा जून से लेकर अगर बात करें लगभग 5 to 6 मंथ ईजी है हमारे पास, उसमें आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा। बस आप लोग पेशेंस रखो दोस्तों, और धीरे धीरे से पढ़ो, लेकिन समझ के पढ़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक ही साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही साथ पूरा लेक्चर्स डाल देते हैं 1.5 2 घंटे का, तो आप लोग बोर हो जाओगे और समझेगा भी नहीं आपको, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी आगे बढ़ता रहेगा, और साथ साथ में आपको प्रेशर मेंटल में जो होता है वो कम होगा। तो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग इन दिस वे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शायद ये चीज पसंद आएगा, तो जरूर से मुझे कमेंट में बताना कि क्या आपको ऐसा टेक्निक पसंद आ रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते अगर मैं बात करूं तो ये पृथ्वीराज चौहान की तो मैंने बात बता दी, वैसे ही एक और राजा थे जिनका नाम था राजा राज वन एंड राजेंद्र वन। इनका भी नाम आपने शायद सुना होगा। तो राजा राज वन, ठीक है, एंड राजेंद्र वन, ठीक है ना। राजेंद्र वन जो थे, इनका अगर हम बात करें तो ये दोनों का जो ताल्लुकात था, ये जो कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे दोस्तों चोला डायनेस्टी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टी माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आपको पता होगा, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री निकाल के देखोगे तो चोला डायनेस्टी बहुत ही बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे आप मूवीज में देखते हो बहुत बड़ा साम्राज्य, वैसे ही यहां पे जो चोला डायनेस्टी में जो राजा राज वन और राजेंद्र वन बिलोंग करते थे, वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वन ऑफ द बिगेस्ट डायनेस्टी, जो कि कहां था दोस्तों? तमिलनाडु में। तो ये आपको याद रखने के लिए आसानी होगी, कहां था ये? तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, ठीक है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में था नॉर्मली, जो कि बहुत ही ज्यादा एमिनेंट रूलर थे, यानी कि बहुत ही क्लियर, बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले ऐसे राजा थे वो, ठीक है ना। फिर आगे अगर बात करें तो ये जो चोला थे, चोला डायनेस्टी, यानी कि चोला जो डायनेस्टी था, ये इन्होंने कहां कहां कब्जा कर दिया था? तो यहां पे उन्होंने कब्जा कर दिया था मालदीव्स के ऊपर और श्रीलंका के ऊपर, मालदीव्स एंड श्रीलंका के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने कब्जा जमा लिया था। आप सोचोगे, देखो आपको पता होगा कि देयर इज ए टूरिस्ट पॉइंट मालदीव्स आइलैंड, आपको पता होगा कि जस्ट साउथ में है, हमारे इंडिया के नीचे इंडियन ओशन है, तो उसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है मालदीव्स, ठीक है। तो मालदीव्स वन ऑफ द बहुत ही पॉपुलर अभी आज के डेट में आइलैंड है, लेकिन वो जमाने में ये किसके अंडर में था? मालदीव्स अभी अलग से कंट्री, आपको पता होगा, ये हमारे इंडिया में नहीं आता है, लेकिन एक जमाने में ये चोला डायनेस्टी के कब्जे में था। तो सोच सकते हो कि हमारा इंडिया का अंपायर कितना बड़ा था, हमारा जो हिंदुस्तान था कितना बड़ा था, और हमारे जो राजा हुआ करते थे हमारे इंडिया के, वो कितने बहादुर हुआ करते थे कि यार हर एक के ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया।
ठीक है। फिर बाद में आ गए कौन, मुगल्स, जिन्होंने पूरा सत्यानाश कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पावर थी, ज्यादा मैन पावर थी, अलग अलग चीजें। तो ये सभी चीज आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है हमारे कंट्री में, हमारे इसमें, वो आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो, उनको पता ही नहीं है कि यार हमारे इंडिया में ये सब चीज भी होता था यार, इतने सारी चीजें हुई थी हमारे इंडिया में, किनको पता ही नहीं है। तो ये सब चीज मैं आपको एक स्टोरी फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या बोला, राजा राजेंद्र वन चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तमिलनाडु में थे, मालदीव्स और श्रीलंका उन्होंने कब्जा कर लिया था। एंड साथ ही में जो किंग विष्णुवर्धन थे, ठीक है ना, वो जो है होशियाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और एक और चीज मैंने बताया कि ये जो मालदीव्स और श्रीलंका को जिन्होंने कब्जा कर लिया ना, वो किसके हेल्प से किया, नेवल स्ट्रेंथ से किया, यानी उनकी नेवी से किया। यानी कि आपको पता है कि ये सब चीज समुद्र में है, ये सब चीज जो है, श्रीलंका भी समुद्र के बीचों बीच है, मालदीव्स भी है, तो इसको कब्जा करने के लिए आर्मी नहीं, नेवी भेजा गया था, नेवल स्ट्रेंथ से कब्जा किया। और जो मैंने बोला अभी कि विष्णुवर्धन जो थे वो भी कहां से बिलोंग करते थे, वो होशियाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने पूरा कर्नाटक को कब्जा कर लिया था। यानी कि जो विष्णुवर्धन थे, ये भी आप नोट्स में लिख सकते हो, विष्णुवर्धन जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे दोस्तों, वो बिलोंग करते थे यहां पे होशियाल डायनेस्टी से, ठीक है ना, होशियाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और उन्होंने क्या कब्जा किया था दोस्तों, कर्नाटक को पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स में, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख सकते हो। इससे आपको ना बाद में जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। और यही तो चैप्टर में पढ़ना है दोस्तों, ये एक एक पॉइंट्स अगर आप पढ़ते हो तो यार पूरा आपका जो हिस्ट्री है वो इसी प्रकार याद रहेगा आपको। नहीं तो यार पूरा ऐसे रीड बाय रीड करोगे तो यार एकदम समझ में नहीं आएगा और आपको कुछ भी नहीं समझेगा और इतना बोरिंग लगेगा हिस्ट्री कि ट्रस्ट में आपको कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा। लेकिन यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इसको अगर सही से पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए तो, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, बाद में क्या हुआ कि जो एक गोविंद थ्री थे, ठीक है, गोविंद थ्री यानी कि उनकी थर्ड जनरेशन जब आई, गोविंद थ्री, ये आपको देखना पड़ेगा। तो गोविंद थ्री आ गए, गोविंद थ्री, तो उनका यहां पे क्या हो गया, गोविंद थ्री का अगर हम बात करें तो ये कहां से बिलोंग करते थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ठीक है ना। ये स्पेलिंग आप ध्यान रखो, देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसको पढ़ने में भी तकलीफ होती है, तो ये ध्यान में रखना, स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में गलतियां मत करना। तो ये जो गोविंद थर्ड थे वो कहां से बिलोंग करते थे, राष्ट्रकूटा, ठीक है ना, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये जो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी थी वो कहां पे आती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र से आती है, ये हमारी अपनी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। और यहां पे राष्ट्रकूट पावर जो थे वो कहां तक फैला हुआ था, कन्नौज से लेकर रामेश्वर, कन्नौज एक जगह है, कन्नौज से लेकर रामेश्वर जो कि साउथ साइड आता है, वहां तक पूरा उनका साम्राज्य, उनका जो पूरा शासक था वो फैला हुआ था। तो आप सोच सकते हो यार कितने बड़े रूलर रहे होंगे, कितने बड़े राजा रहे होंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पे कृष्णा थ्री आ गए, तो कृष्णा थ्री ने कॉन्कर्ड कर लिया, कहां तक, इलाहाबाद, जो टॉप में आता है, यानी नॉर्थ साइड आता है, उत्तर प्रदेश में है आई गेस इलाहाबाद, तो इलाहाबाद तक किसने कंकर कर लिया, यानी किसने फतेह हासिल कर ली, कृष्ण थ्री ने क्या कर लिया, इलाहाबाद तक का रीजन को कब्जा कर लिया, जीत के, लड़ाई लड़के जीत के हासिल कर लिया। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये इतने पॉइंट्स जो आप लोग नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है, फिर आगे की हम लोग पॉइंट्स को चर्चा करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सब चीज क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। और जो आपको अगर लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आप ये सब चीज नोट डाउन भी कर सकते हैं, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और क्या पॉइंट्स है यहां पे अगर हम बात करें तो वैसे बहुत सारी चीज आपको देखने मिलेगी यहां पे। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पे तीन और डायनेस्टी जो थे, जैसे कि जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न महाराष्ट्र में, ठीक है ना, हमारा जो वेस्ट वाला जो महाराष्ट्र का पार्ट है, वेस्ट मतलब जहां पे मुंबई वगैरह बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जो समुद्र से एकदम कनेक्टेड है, तो वो वाला जो महाराष्ट्र दोस्तों, जिसमें तीन डायनेस्टी हुआ करती थी शिलाहरदास में। तो नॉर्मली उसमें से एक डायनेस्टी जो था वो थाने और रायगढ़ पे कब्जा करके रखा था, यानी कि वेस्ट महाराष्ट्र में जो तीन डायनेस्टी हुआ करती थी, एक था रायगढ़ और थाने को उन्होंने क्या कर दिया था, अपने अंडर में रखा था। तो थाने और रायगढ़ का एक यहां पे डायनेस्टी था। दूसरा यहां पे डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे कौन थे, यहां पे सेकंड जो थे वो साउथ कोंकण, जैसे कि आपको पता है कोंकण साइड हमारा इलाका है, तो सेकंड जो थे वो साउथ कोंकण में थे। और तीसरा जो डायनेस्टी था वो आज के डेट में जो कोल्हापुर सातारा जो जगह है, यहां पे सांगली बेल्जियम जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बिलोंग करते थे। तो ये सब चीज भी आप लोग इसको दिमाग में रख सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। फिर जैसे जैसे हम लोग का जो जनरेशन है वो आगे बढ़ता गया, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो बढ़ते गया, तो उसके बाद क्या आ गया कि यहां पे जो शिवाजी महाराज के जो पहले का जो टाइम आया था, तो यादव जो थे वो सबसे पावरफुल माने जाते थे। और उसके पहले का जो सबसे बड़ा साम्राज्य जिनका हुआ करता था वो किसका हुआ था, यादव का हुआ करता था, यादववंश, ठीक है ना, यादववंश आपको पता है।
वन ऑफ द, आज भी यादव्स के कुछ जनरेशन आज भी हमारे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। तो यादव्स का जो जनरेशन था बहुत ही पावरफुल था वो टाइम पे, जस्ट बिफोर द शिवाजी महाराज, यानी कि जब शिवाजी महाराज का शासक शुरू हुआ उसके पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो जो कैपिटल थे भिल्लम 5, ठीक है ना, भिल्लम 5 के जो कैपिटल थे वो यहां पे प्रेजेंट थे, भिल्लम 5, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल थे भिलम 5 के, यहां पे क्या हो गया कि यादव डायनेस्टी जो थी देवगिरी के आसपास, यानी औरंगाबाद जो शहर था, औरंगाबाद शहर के आसपास था, और उन्होंने अपना जो शासक था यानी कि जो राज्य था वो कृष्णा नदी जो थी उसके आसपास ही फैला के रखा हुआ था। और ये जो यादव थे ना, यादव का जो पीरियड है, यानी कि यादव का जो जमाना था, जो वो टाइम पे जो यादव जो है वो राज जब करते थे, वो टाइम का जो उनका पीरियड था वो सबसे ज्यादा एक गोल्डन पीरियड माना जाता है। क्या, किसका, कि यादवस का जो पीरियड है, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं कि यादवस का जो पीरियड था दोस्तों वो क्या माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है। किसमें, महाराष्ट्र के लिए, यानी कि जो महाराष्ट्र का जो शासक था वहां पे, जो महाराष्ट्र का जो लैंग्वेज था और लिटरेचर जो संस्कृति थी महाराष्ट्र का लैंग्वेज के हिसाब से, उसको उसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, ठीक है ना। और ये टाइम पे जो महानुभाव पंथ थे और वर्करी मूवमेंट जो थे वहां पे वो टाइम पे एमर्ज हो चुके थे, यानी कि एक तरीके से उनका फॉर्मेशन वहां पे हो चुका था। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट्स थे, यानी कि कौन कौन से राज्य हुआ करते थे, राजाएं हुआ करते थे, उनकी डायनेस्टी कौन कौन से प्रकार की, इंडिया में कहां कहां कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और टॉपिक हम लोग को पढ़ना है आज के दिन में, जो कि है दोस्तों इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि देखो ये मैंने आपको बता दिया, यादवस तक मैंने आपको बता दिया, यानी शिवाजी महाराज के पहले यादवस तक मैंने बता दिया आपको। अब देखो यादवस जब थे वो टाइम पे क्या हुआ, कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ, हमारी जो देश थी, हमारी जो कंट्री थी, उसमें कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ, यानी कि कुछ इन्वेडर्स आने लगे। इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है, कुछ बाहर से लोग जो है वो आने लगे। तो वही हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक का नाम है दोस्तों इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये टॉपिक लिख लो, ये भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है, जैसे मैंने बोला इन्वेडर्स, इन्वेजन, इन्वेजन मतलब घुसपैठ करना। इन्वेजन का मतलब क्या होता है, घुसपैठ करना। तो इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आने लगे, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखो, इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो होने क्या लगा, अभी नॉर्थ वेस्ट की बात अगर करें तो हमारा जो इंडिया है, अगर आप देखोगे हमारा जो इंडिया है ऐसे ही कुछ टॉप पे है, ठीक है ना। देखो मेरे को डायग्राम तो बहुत अच्छे से नहीं बना पाऊंगा, ये समझ लो इंडिया का टॉप का मैप है, ये नॉर्थ है, जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये जो एरिया था, अब ये जो एरिया में कौन सी कंट्री आती है दोस्तों, अफगानिस्तान आती है, आपको पता है अफगानिस्तान, अरब कंट्री आती है, अरब्स कंट्री। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो हमारा इंडिया था, ठीक है ना, ये जो हमारा इंडिया है, तो इसमें कौन आने लगा दोस्तों, अरब्स लोग आने लगे। अरब्स कौन होंगे, मुगल्स लोग, ऑब्वियसली अरब्स, मुगल्स, टर्किश लोग, तुर्किश जिसको बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठी है हम लोग बोलते हैं कि यार इंडिया में, उनको लगा कि यार इंडिया में ना बहुत ही ज्यादा क्या है, वेल्थ है, धन है, क्योंकि राजा महाराजा का देश था पहले से ही। लाइक हम अगर हिंदू संस्कृति के हिसाब से बात करें तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इसमें सोना, चांदी, जवाहरात, हीरे, मोती, बहुत सारी चीज प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे इनको पता चलते गया तो वो लोग ने क्या कर दिया, यहां पे अटैक करना शुरू कर दिया, और यहां से वो धीरे धीरे हमारे इंडिया के अंदर घुसते चले गए। तो कैसे घुसे, क्या घुसे, कौन से राजा आए थे, कौन सा अरब आया था, कौन आया था सबसे पहले, ये सब चीज के बारे में चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो ध्यान से देखना, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। अगर नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं तो सबसे पहले हुआ क्या, जैसे इन्वेजन की अगर हम बात करें तो इन्वेजन होना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो जैसे ही यादव और जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो महाराष्ट्र में था उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इन्वेडर्स जो है वो धीरे धीरे आने लगे, और जो लोकल डायनेस्टी हुआ करती थी, यानी कि जो हमारे इंडिया में वो टाइम पे जो जिसका राजा का शासक चलता था, जो डायनेस्टी हुआ करती थी, उनको लाइक बोल सकते हैं लड़ाई करके, उनको हरा के, उनके ऊपर कॉन्कर करके, वो जो अरब्स लोग आते थे उन्होंने कब्जा कर लिया धीरे धीरे हमारे इंडिया के बहुत सारे शहर को, बहुत सारे मतलब डायनेस्टी को कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये टाइम पे क्या हुआ कि जो अरब पावर थे, ये मिडल ईस्ट जो कंट्री थी, मिडल ईस्ट मतलब ये हमारा एशिया, एशिया के ये साइड में समझ लो ये एशिया है, और ये साइड में जो कंट्रीज होती थी उसको अरब कंट्रीज बोलते थे, आपको पता ही है। तो अरब कंट्रीज जो थी ना मिडल ईस्ट में, हमारे वर्ल्ड के मिडल में, मिडल ईस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ही पावरफुल कंट्रीज में से माना जाता था, क्योंकि वहां पे जो लोग होते थे, एक तो मैन पावर उनके पास बहुत था, क्योंकि वो जमाने में कोई टेक्नोलॉजी हुआ नहीं करती थी। तो जिसके पास ज्यादा फौज है, जिसके पास ज्यादा मैन पावर है, वो जीत सकता है, ये ज्यादातर चांसेस होता था। इसीलिए हम लोग की जो जनसंख्या थी वो टाइम पे नॉर्मली कम थी, और कंपैरेटिवली लड़ाइयां कम लड़ी जाती थी हमारे इंडिया के हिसाब से बात करें तो। इसके लिए हम लोग को हार का सामना करना पड़ता था इस प्रकार, ठीक है।
तो धीरे धीरे जो अरब्स आ गए बहुत पावरफुल थे वो टाइम पे, तो वो धीरे धीरे क्या करने लगे, मिडल ईस्ट से जो आने लगे इंडिया में, तो उन्होंने आके बहुत सारे डायनेस्टी के राजाओं को डिफीट किया, हराया और धीरे धीरे कॉन्कर करने लगे, यानी हमारे इंडिया के जितने भी डायनेस्टी थे उसको कब्जा करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बात करें कि जो अरब के जनरल थे, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना आर्मी ऑफिसर, तो अरब के जो जनरल थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत अच्छे इंसान तो नहीं थे याद रखने के लिए, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो क्या थे? अरब के जनरल थे, ये आपको याद रखना है। अरब के क्या थे वो? जनरल, याद रहेगा, अरब जनरल थे। तो मोहम्मद बिन कासिम वाज द अरब जनरल, और इसमें उन्होंने क्या कर दिया? सिंध के ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? सिंध जो था, आपको पता है ना, सिंध नदी, सिंध जो एरिया था, जो पंजाब आज के डेट में हम लोग बोलते हैं पंजाब, और पाकिस्तान का भी कुछ एरिया हो गया, ये सब चीज जो मिला के, क्योंकि पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था ना, हिंदुस्तान था ना पूरा, तो वो जो एरिया था ना वो टाइम पे उसको सिंध कहा जाता था, ठीक है। तो सिंध के ऊपर उन्होंने कब्जा कर दिया, और सिंध को कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो वहां के जो राजा थे जिनका नाम था किंग दाहिर, राजा का नाम जो था किंग दाहिर नाम था, उनको उन्होंने क्या कर दिया? कॉन्कर कर दिया, यानी मार के हरा दिया, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने क्या कर दिया? उनको हरा दिया, और साथ ही में जो सिंध था उसके ऊपर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, यानी कि फतेह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये जो कैंपेन था, ये जो मतलब मुहिम जो थी आप बोल सकते हो, ये मुहिम के टाइम क्या हो गया कि जो अरब्स थे वो धीरे धीरे इंडिया में आके बहुत ही ज्यादा क्या हो गए? पावरफुल हो गए, क्योंकि यार धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे राज्य को हरा दिया, यानी कि उनका राज्य उनका हो गया, उनका जो डायनेस्टी था वो अभी उनका हो गया। तो धीरे धीरे उनकी पावर जो है वो क्या होने लगी? बहुत ज्यादा होने लगी, और वो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रांग हो गए। और आपको पता है कि जब कोई इंसान पॉलिटिकल स्ट्रांग हो जाता है तो उनके कनेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और वो हर एक के ऊपर राज कर सकता है। तो पॉलिटिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया वो। और ये टाइम पे क्या हो गया कि यही पीरियड के टाइम ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि अरब्स तो आ गए थे, ठीक है ना, अरब्स आ गए थे, उन्होंने धीरे धीरे इसे कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उनके पीछे पीछे ऐसे बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठिए थे, जो मिडल ईस्ट से हमारे इंडिया की तरफ आ रहे थे, तो कौन कौन आने लगा वहां पे? तुर्क्स आने लगे। तुर्क्स मतलब तुर्की एक देश है ना, आपको पता होगा तुर्की, तो वहां पे भी लोग ऑलमोस्ट मुगल्स जैसा आप बोल सकते हो। तो तुर्क्स लोग आने लगे, अरब्स लोग आने लगे, अफगान्स आने लगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग देश थे, ठीक है ना, वो सब हमारे इंडिया में आने लगे। कहां से आने लगे हमारे इंडिया में? इंडिया में आने तो लगे, लेकिन कहां से आए? सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया वही मिडल ईस्ट आप बोल सकते हो। तो सेंट्रल एशिया से ये सब जो लोग हैं वो क्या करने लगे? आने लगे हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे करके हमारे इंडिया की जितनी भी डायनेस्टीज थी, मैं ऐसा पूरा नहीं बात करूंगा, लेकिन कुछ कुछ जो डायनेस्टी थे जहां पे राजा थोड़े कमजोर पड़ जाते थे, उनकी सेना कमजोर पड़ जाती थी, उनके ऊपर उन्होंने कब्जा करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। फिर एक टाइम आया 11th सेंचुरी में। तो 11th सेंचुरी में क्या हुआ? 11th सेंचुरी में एक घटना हुई। क्या हुई? 11th सेंचुरी में हुआ ये कि जो तुर्क थे ना वो धीरे धीरे हमारे इंडिया में आने लगे, यानी कि तुर्क ज्यादा तादाद में, यानी कि ज्यादा एक तरीके से पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो तुर्क लोग हमारे इंडिया में इन्वेड करने लगे, ज्यादा से ज्यादा आने लगे, ठीक है। 11th सेंचुरी में ज्यादा से ज्यादा वो इंडिया में आने लगे, और उन्होंने धीरे धीरे नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो तुर्क लोग थे इन्होंने क्या कर दिया? नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया था हमारा इंडिया का, इसके ऊपर उन्होंने कब्जा करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और वो टाइम पे जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं सुल्तान महमूद जो थे गजनी के, ठीक है ना, सुल्तान महमूद जो थे वो इंडिया में बहुत बार आए थे, ठीक है ना। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सुल्तान महमूद, जो कि किसके थे? गजनी, ऑफ गजनी, ठीक है ना, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत बार आए, मतलब आए गए। लेकिन इससे क्या हुआ? अब आपको एक चीज समझ में आ रहा है। देखो एक चीज मैं आपको डिटेल में बताता हूं आपको। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि यार हमारा इंडिया बहुत ही वेल्दी था, वेल्दी मतलब बहुत अमीर था एक टाइम पे, क्योंकि उनके पास हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजें थे। लेकिन ये जो बहुत एक तरीके से आप बोल सकते हैं, जो मैंने लिखा है क्या, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो हमारे इंडिया में बार बार आ रहे थे, मेनी टाइम्स आए, मेनी टाइम्स इंडिया में उन्होंने घुसपैठ किया, ठीक है ना, मेनी टाइम्स, इंडिया लिख दिया मैंने, मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स कहां है? इंडिया में उन्होंने क्या किया? इन्वेड किया। क्यों किया? क्योंकि इनको लूटना था हमारा खजाना। तो वेल्थ जितना था हमारा, बहुत सारे वेल्थ जो थे, हीरे जवाहरात, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था? इसको लूटना शुरू कर दिया। और खासकर अगर मैं बात करूं, जो बहुत ही रिच टेंपल्स हुआ करते थे हमारे जो संस्कृति में है, जो हमारे इंडिया में है, वो हमारे मंदिरों में है, करेक्ट है। तो मंदिर जो था हमारा, उसमें बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था। पैसा मतलब वो आज के डेट में नोट है वैसा वाला पैसा नहीं, पैसा इन द सेंस जो आपके हीरे जवाहरात थे, यानी कि जो
सोने के आभूषण हुआ करते थे, हीरे जवाहरात, बहुत सारी चीजें, जो हमारा जो जो मंदिर था वो बहुत ही रिच हुआ करता था। तो वो टाइम पे जो मंदिर थे जैसे कि मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ, ये सब में से उन्होंने बहुत ही खजाना लूटा, वेल्थ जो है लूटा, और बार बार लूटा, बार बार लेके गए कहां पे, अपने कंट्री में। कौन सा कंट्री लेके गए? अरब में लेके गए, या फिर जो उनका गजनी जो था उसमें लेके गए, एंड जो टर्क्स थे वो उसमें लेके गए। यानी कि अलग अलग जगह से, अलग अलग मंदिरों में से अपना खजाना लूटे, क्योंकि बार बार आए, ठीक है ना। अब देखो आते कैसे थे, आप ये मत सोचना फ्लाइट से आ रहे, फ्लाइट से जा रहे। वो आते थे घोड़े पे आते थे, कुछ ऐसे लाइक वो क्या बोलते हैं उसको, बैलगाड़ी टाइप, ऐसा टाइप का कुछ होता था उनका, ठीक है। तो वो आते थे तो उनको आने में टाइम लगता था, 1-1 साल लग जाता था। तो आते थे, लूटते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, लूटते थे, फिर जाते थे। तो इस प्रकार का जो कंटिन्यूएशन था वो होता गया, और धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में, हमारे बहुत सारे डायनेस्टीज में से जो वेल्थ था वो लूट के उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और जो बहुत ही फेमस एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, एनरिच लाइब्रेरी, जो थी नालंदा यूनिवर्सिटी को, उसको पूरा जला दिया, क्योंकि उन लाइब्रेरीज में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरीज थी, उन लाइब्रेरीज में क्या हुआ करता था दोस्तों, हमारी संस्कृति के बारे में लिखा हुआ जो रिटन सोर्स, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ना, रिटन सोर्स, तो रिटन सोर्स कहां रहता है? ये सब लाइब्रेरीज में ही तो होती थी, ग्रंथ होता था, किताबें हुआ करती थी, ऐसे बहुत सारी जो हमारे जो साधुओं ने, हमारे जो बाबा ने, हमारे जो ऋषि मुनि ने जो लिखी रखी थी, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें स्टोर्ड थी दोस्तों, जो हम इंडिया वाले फॉलो करते थे, हमारे हिंदुस्तान के लोग फॉलो करते थे, लेकिन वो चीज उन्होंने जला दी दोस्तों। तो ही आप सोच सकते हो हमारी इंडिया की संस्कृति कहीं ना कहीं खो गई, यानी कि अभी भी हमने जिंदा रखा है। बहुत सारे लोग आज भी है जो प्रयत्न करते हैं और जिंदा रखा है ये संस्कृति को हमारे इंडिया की, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो प्रयत्न था, उनका जो कोशिश था, मुगल्स का, टर्किश का, ये सब लोग का, जो आए थे बाहर से, उनका यही था कि पूरे इंडिया का नाम और निशान मिटा दे और इंडिया का कल्चर को एकदम आग लगा दे। तो उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे उसको जला दिया था। और किसने जलाया था? बख्तियार खालजी करके एक थे, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको नाम याद रखना है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे। बख्तियार, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, बख्तियार खालजी। तो बख्तियार खालजी जो थे, इन्होंने क्या कर दिया था, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो एनरिच लाइब्रेरीज हुआ करते थे उसको जला दिया था, सो दैट बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें सब जल के राख हो गए थे। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया कि कौन कौन से ये सब थे राजा महाराजा अलग अलग डायनेस्टी में, और इन्वेजन कैसे हुआ, नॉर्थ वेस्ट से कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे घुसे, तो ये सब चीज हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूं कि देखो आपको ये आज का जो लेक्चर है ये आपको अच्छा लगा, क्योंकि आज मैं अभी यहीं पे स्टॉप करूंगा। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, देखा जाए लगभग 5 to 6 पेजेस है कंसीडर किया जाए तो। एंड नॉर्मली अगर हम एक चीज सोचेंगे तो यार एक ही बार पढ़ना सही नहीं होता है, आराम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपके लिए कमिटेड है, आपके लिए डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगे, बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द लेकर आऊंगा लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग आगे की बात करेंगे कि कौन कौन से सल्तनत आए, यानी सुल्तान जो होते हैं, सुल्तनत बोलते हैं ना हम लोग, तो कैसे राज किया उन्होंने, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को पढ़नी है हिस्ट्री के अंदर। तो मजा आएगा पढ़ने में, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसे वीडियोस। आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग दोस्तों। तो बता दो यार सबको शेयर करके कि हमने यार हिस्ट्री में इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो प्लीज शेयर कर देना। और बाकी जो सब्जेक्ट्स है, साइंस एंड मैथ्स, जो कि ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है, सब चीज रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो बस आपको देखना है, जाके ढूंढ के प्लेलिस्ट के अंदर सब चीज मिल जाएगा। तो ये भी सबको बता देना, शेयर कर देना, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।